हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम ऑडिटिंग की क्लास लेंगे और ऑडिटिंग के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑडिटिंग का सिलेबस देखेंगे। ऑडिटिंग के हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, यानी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, सोशल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट। और उसके अलावा हमारे सिलेबस में जो परफॉर्मेंस बजटिंग है और एक है जीरो बेस्ड बजटिंग, इन दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिटिंग क्या होता है। अब ऑडिटिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट की क्लास को देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर उससे हम लिंक करेंगे कि ऑडिटिंग में हम कहाँ तक पहुंचे, ऑडिटिंग में हमें क्या करना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग क्या होता है, पुस्तपालन। पुस्तपालन में मैंने आपको बताया कि जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जो आर्थिक व्यवहार है, हम उनको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्या किया, अकाउंटिंग करी। अकाउंटिंग में हमने क्या किया, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन थे उसको फिर हमने क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाई। क्यों बनाई बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के बिना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो व्यवसाय है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये चीजें हमने की। अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको, पुस्तपालन। पुस्तपालन में क्या बताया, लेन देनों की रिकॉर्डिंग, लेजर बनाए जाते हैं। लेखांकन में मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस, तलपट जिसको बोलते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, वो हमने बना लिए, ठीक है साहब। उसके बाद हमने क्या किया, ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण। अंकेक्षण में हम क्या करेंगे कि जो खाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स है, जो वित्तीय विवरण है, जो हमने बैलेंस शीट बनाई, उसकी जांच किससे कराएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। ऑडिटिंग को पढ़ने से पहले आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने बनाया मकान, मैंने एक अच्छा सा घर बनवाया, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उससे मैंने मेरा मकान बनवाया। अब मकान बनाने के बाद क्या हुआ, पूरा मकान कंप्लीट हो गया। और मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि यार मैं किससे पूछूं कि मेरा मकान है वो अच्छा बना है या नहीं बना। तो आप खुद बताइए कि मुझे किससे पूछना चाहिए। तो अब मुझे किससे पूछना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट है कि मुझे जो मकान बनाने वाले हैं, इस मकान में जिन लेबर्स ने काम किया या जिन मेसन ने काम किया या जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, वो मुझे इस मकान के बारे में सही नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी कमी ना छुपाऊं, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं मेरी कमी बता दूंगा तो फिर मुझे क्या फायदा होगा। अब आप बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पूछो या किसी बाहरी व्यक्ति से। तो आप भी बोलोगे हाँ सर, आप किसी बाहरी व्यक्ति से पूछिए, वो इस मकान के बारे में अच्छे से बता सकता है। अब समस्या क्या है, ये बाहरी व्यक्ति कौन है। अब रोड पे कोई चलता हुआ आदमी है, उसको मैंने बुला लिया कि यार तुम बताओ कि मेरा मकान कैसा है। अब बाहर से दिखने में मकान अच्छा है, तो वो यही बताएगा कि यार मकान तो बहुत शानदार बना है, किसने बनाया। तो मुझे इससे भी सही तरीके से पता नहीं चल सकेगा। क्यों, क्योंकि मकान में क्या, जो स्टैंडर्ड जो सामग्री है मकान की कौन सी यूज हुई है, मकान का जो मैंने नक्शा दिया था मेरे कॉन्ट्रैक्टर को, उस तरह से मकान बना या नहीं बना, इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है। बाहरी व्यक्ति क्या बताएगा, अच्छा मकान है, पर जो कमियां हैं वो सही से बाहरी व्यक्ति नहीं बता पाएगा। अब मैंने क्या किया, इस बाहरी व्यक्ति को, ऐसे बाहरी व्यक्ति को लेके आया जो क्या है, पेशेवर। पेशेवर समझे, जैसे मेरा कोई एक दोस्त है, वो है सिविल इंजीनियर और वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, वो मकान भी बनाता है, उसको अच्छा नॉलेज है मकान बनाने की जो फील्ड है इसमें। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि यार तू मेरे मकान को देख के बता कि मेरा मकान कैसा बना है। अब वो आएगा और वो आने के बाद मेरे को बोल रहा है कि यार तेरा मकान तो ठीक ठाक बन गया है, पर इसमें कुछ कमियां रह गई है कि इसमें जो ऊपर वाला फ्लोर है इस पे कुछ स्टैंडर्ड जो मटेरियल लगना चाहिए था वो लगा नहीं, इसमें यहाँ से ये कमी रह गई, यहाँ से ये कमी रह गई। तो इस तरह से मुझे वो एक अच्छी राय देगा, मुझे एक पेशेवर राय देगा। तो सेम ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में हमने क्या किया कि जो हमने
हर व्यवसाय का स्वामी क्या चाहता है कि जो मुझे लाभ और हानि की जो जानकारी मिली है किसके द्वारा, अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, बैलेंस शीट के द्वारा मुझे जो लाभ और हानि की जो जानकारी मिली है, मुझे पता चला है कि मेरे जो असेट्स है लाइबिलिटीज है वो कितने हैं, वो जानकारी सही है या नहीं। तो हर व्यवसाय का स्वामी चाहता है कि जो मेरी जो आर्थिक सूचनाएं हैं वो एकदम सत्यापित हो, एकदम प्रमाणित हो। तो इसके लिए वो अकाउंटेंट से थोड़ी जाके पूछेगा, वो किससे पूछेगा, किसी बाहरी पेशेवर व्यक्ति से, कि यार मेरे को बताओ कि ये जो मेरा व्यवसाय है उसकी आर्थिक स्थिति सही है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम ऑडिटिंग में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप देखिए, अंकेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ऑडिरे शब्द से। ऑडिरे क्या है, एक लैटिन शब्द है। ऑडिरे क्या है, एक लैटिन शब्द है। तो इसका मतलब होता है सुनना। अब आप देखिए, मैं भी क्या चाहता था मेरा मकान जब बना कि यार मैं ये सुनूं कि मेरा मकान अच्छा बना है, पर वो सत्यापित होने चाहिए, उसमें कुछ प्रमाणिकता होनी चाहिए कि मेरा मकान अच्छा बना है। तो हर व्यवसाय का स्वामी क्या सुनना चाहता है कि जो मेरे आर्थिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं, जो मेरा जो आर्थिक क्रियाकलाप मैंने किए हैं वो सारे एकदम सत्यापित प्रमाणित है या नहीं। तो हर व्यवसाय का स्वामी ये सुनने के लिए किसको बुलाएगा, एक ऑडिटर को बुलाएगा, ठीक है। उस ऑडिटर को क्या कहा गया है, अंकेक्षक। और वो जो अंकेक्षक जब आएगा और वो आने के बाद जो जो क्रियाएं करेगा, जो प्रोसेस जो वो फॉलो करेगा, उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, अंकेक्षण। तो अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण है कि जो लेखा परीक्षण, अंकेक्षण को क्या बोलते हैं, लेखा परीक्षण, जिसका आशय है लिखे गए अंकों का परीक्षण। लिखे गए अंक कौन से लिखे गए अंक, जो अकाउंटेंट, ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाए हैं, उनके जो लिखे गए अंक है उन्हीं का किया जा रहा है, यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, भारत में अंकेक्षण और लेखांकन की नियामक संस्था, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि पेशेवर व्यक्ति आएगा, ठीक है। अब पेशेवर व्यक्ति आएगा तो वो कहीं से, उसने जो योग्यता हासिल की है वो कहां से हासिल की है, ठीक है, उसको इतना नॉलेज कहां से हुआ। तो इसके लिए भारत में क्या है, अंकेक्षण और लेखांकन की नियामक संस्था कौन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, आईसीएआई इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये क्या है, नियामक संस्था है। अब आईसीएआई की हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि ये अंकेक्षण है वो है क्या। आईसीएआई क्या बताना चाह रहा है हमें कि अंकेक्षण किसी व्यावसायिक संस्था के खातों, लेखों, अंकों व विवरणों की उद्देश्यों, स्वतंत्र और क्रमबद्ध जांच है। यानी ये जो खाते बनाए गए हैं, ठीक है, कोई भी व्यावसायिक संस्था है उसके जो खाते बनाए गए हैं, उसके लेखों की, उसके खातों की, अंकों की, सूचनाओं की, जो विवरण दिए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनकी उद्देश्यों को, मतलब उनके उद्देश्यों की क्या है, स्वतंत्र और क्रमबद्ध जांच है। एक सीक्वेंस में हम उस जांच को कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू ऑडिटिंग की, जो ऑडिटिंग है उसका अर्थ समझा, और हमने ये देखा कि जो आईसीआई है नियामक संस्था, वो ऑडिटिंग के बारे में क्या बोल रही है। अब देखिए, सामान्य शब्दों में अंकेक्षण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा, मैंने आपको बताया पेशेवर व्यक्ति होगा, योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति है, वो क्या करेगा, व्यापारिक संस्था के खातों में लिखी गई प्रविष्टियों, वित्तीय विवरणों की सत्यता, ठीक है, कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, उनकी शुद्धता, ठीक है, और प्रामाणिकता, कि वो जो खाते बनाए गए हैं वो जो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसके अनुसार बनाए गए हैं, गवर्नमेंट की जो मतलब नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट के लॉज है उनके अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं, उनमें कोई छल कपट, कोई अशुद्धि तो नहीं है। इन चीजों की जांच कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, ठीक है। ये हमने एक सामान्य शब्दों में ऑडिटिंग की प्रक्रिया को देखा। अब देखिए, कौन ऑडिटर हो सकता है, हु इज एन ऑडिटर, ठीक है। आप अंकेक्षक किसको बोलेंगे, मैंने बोला पेशेवर व्यक्ति, तो पेशेवर व्यक्ति तो वकील भी होता है, डॉक्टर भी होता है, पर यहाँ पे अंकेक्षक का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया, जो आईसीएआई है, ठीक है, उसमें सीए की जो परीक्षा जिसने पास कर ली है, ठीक है,
वह वैधानिक तौर पर क्या है, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है। अगर कोई सीए है, वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, यानी वो किसी कंपनी का कर्मचारी नहीं है, और एज ए प्रैक्टिस वो क्या कर रहा है, सीए प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्या बन सकता है, अंकेक्षक बन सकता है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा कि ऑडिटिंग क्या है, ठीक है, इसकी हम विशेषताएं देखेंगे। कि ऑडिटिंग की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑडिटिंग में मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करवाना चाह रहा हूं कि मेरे खाते सही है या नहीं है, शुद्ध है नहीं है, ट्रू एंड फेयर नहीं है, ठीक है, प्रमाणिक है या नहीं, ये सारी चीजें मैं चेक करवाना चाह रहा हूं। तो अब देखिए, अंकेक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। तो पहली जो विशेषता है अंकेक्षण की, वो क्या है, अंकेक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। यानी अंकेक्षण क्या है कि मैं व्यवसाय का स्वामी हूं, मुझे लगता है कि मुझे ऑडिटिंग करवानी चाहिए कि कुछ यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है, मेरे खाते सही है या नहीं, तो मैं अंकेक्षण करवाऊंगा। और जो अंकेक्षक जब आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति है, वो आएगा और वो चेक करेगा। तो अंकेक्षण क्या है, स्वतंत्र प्रक्रिया है, यानी लेखा कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं, वरन स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा, पृथक व्यक्ति द्वारा, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति कौन है, सीए है, और वो बाहर से आएगा, इसलिए क्या है, स्वतंत्र प्रक्रिया है। पुस्तकों का विवरण, पुस्तकों व विवरण पत्रों की जांच की जाती है। अंकेक्षण में क्या किया जाता है कि जो खाते बनाए हैं, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, उनकी क्या की जा रही है, यहाँ पे जांच की जा रही है। उसके अलावा क्या है, अंकेक्षण पुस्तकों की शुद्धता, सत्यता, विश्वसनीयता की जांच करता है। हमने किस लिए बुलाया अंकेक्षक को, ये तीनों चीजें चेक करने के लिए बुलाया है। तो इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। शुद्धता, ठीक है, कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। सत्यता, सारे जो खाते हैं वो प्रमाणिक, मतलब वो जो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है उनके आधार पे, उनमें कोई छल कपट तो नहीं है, उनमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। और विश्वसनीयता, यानी वो विश्वसनीय है या नहीं, ये सारी चेक हम करेंगे। इसके बाद हमने हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीन चीजें हम देखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है। अब देखिए इनमें तीनों में क्या रिलेशन है। हमने क्या किया बुक कीपिंग में, ठीक है, ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और इसमें पुष्प पालन जो बुक कीपिंग है, इसमें क्या रिलेशन होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, लेजर बनाए जाते हैं, लेन देन की रिकॉर्डिंग की जाती है। लेखांकन में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ऑडिटिंग में क्या होता है, खातों की जो बैलेंस शीट है उसकी किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच कराई जाती है। जांच का क्या उद्देश्य होता है कि हमें आर्थिक स्थिति है वो सही से मिल सके, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, उसकी जांच हो सके। और जो हमारे व्यवसाय के हितधारक है, हितधारक कौन होते हैं, जो हमारे व्यवसाय में निवेश करते हैं, जो स्वामी होते हैं, उनको एक सही स्थिति का पता चल सके, इसलिए ऑडिटिंग हमने करवाई। अब देखिए इस चार्ट से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। इस चार्ट से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो ऑडिटिंग है, ठीक है, जो पुष्प पालन है, वो जब कार्य संपन्न होता है तब क्या होता है, लेखांकन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। और लेखांकन कार्य जब संपन्न हो जाता है, सारे अकाउंट जब बन जाते हैं अकाउंटेंट के द्वारा, तब क्या होता है, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगी, जब अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग पूरी संपादित हो जाएगी, तब हम ऑडिटिंग का काम करेंगे। अब देखिए कई बार हम सोचते हैं कि यार ये ऑडिटिंग आप सर जो अंकेक्षण बोल रहे हो, ठीक है, तो खातों की जांच तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा या प्रबंधकों द्वारा बीच में भी कराई जा सकती है। अगर व्यवसाय के स्वामियों को या प्रबंधकों को कई बार लगता है कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छे से काम नहीं हो रहा, तो वो ऑडिटिंग तो कभी भी करवा सकता है, हाँ करवा सकता है, और वो जांच भी करवा सकता है, करवा सकता है। तो ऑडिटिंग और जांच में कुछ फर्क होता है, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं कि सर ऑडिटिंग और जांच में फिर क्या डिफरेंस हुआ। वो कभी भी अपने खातों को चेक करवा सकता है किसी विशेषज्ञ के द्वारा, तो सर वो भी तो ऑडिटिंग हो सकती है। नहीं, ऑडिटिंग और जांच में कुछ फर्क होता है। अब वो फर्क क्या देखेंगे, वो अंतर क्या देखेंगे कि अंकेक्षण क्या होता है, सत्यापन के लिए कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच है, ठीक है, जो कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड है उनकी जब जांच करवाई जाएगी वो है अंकेक्षण।
और जांच क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जांच में क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। कोई भी वित्तीय गतिविधि है उसका जब विशिष्ट उद्देश्य के लिए जांच की जाए, जैसे आपको पता चला कि यार जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप क्या करोगे, किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करोगे, ठीक है, कि यार इस सेल्स डिपार्टमेंट में जो गड़बड़ियां हैं उसको आप मतलब हाईलाइट करो। तो जांच किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाएगी। उसके बाद है पेशेवर व स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। हाँ हमने पढ़ा, देखिए जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करेगा, ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो करेगा। तो पेशेवर व्यक्ति होगा, ठीक है, और स्वतंत्र व्यक्ति होगा। जबकि जांच क्या है, विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा। कोई भी प्रबंधक है, कोई भी अधिकारी है, वो क्या करेगा, किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को जांच के लिए अपॉइंट कर देगा, तो ये विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है निर्धारित मानकों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण के लिए मैंने आपको बताया आईसीएआई है वो नियामक संस्था है, उसने कुछ गाइडलाइन जारी कर रखी है, ठीक है। तो अंकेक्षण हमेशा निर्धारित मानक होंगे कि ये मानक है जिसके तहत अंकेक्षण का कार्य किया जाएगा। परंतु जांच का कोई निर्धारित मानक नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जिसको आपने अपॉइंट किया वो किसी भी आधार पर जांच कर सकता है, ठीक है, कोई निर्धारित मानक तय नहीं होता। उसके बाद है वित्तीय विवरण पर एक स्वतंत्र व निष्पक्ष राय दी जाती है। अब जो ऑडिटर आएगा वो भाई सामान्यतः तो यही बताएगा कि जो उसको कुछ गड़बड़ियां अगर कुछ दिखेगी या उसको दिखेंगे कि खाते सही है, तो वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राय अपने द्वारा देगा। जबकि जांच में क्या होगा कि जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जांच मतलब जांच का जो दायरा है उसमें रहते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देगा। सारे वित्तीय रिकॉर्डों, जो वित्तीय रिकॉर्ड होंगे उन पर कोई राय नहीं देगा। जबकि इसमें क्या है, वित्तीय विवरण है उस पर एक राय देगा। उसके बाद है अंकेक्षण सकारात्मक प्रकृति का होता है। सकारात्मक कैसे, कि जो अंकेक्षण है वो अंकेक्षक है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति है, ठीक है, और वो इस उद्देश्य से जांच नहीं कर रहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए थोड़ी अंकेक्षक को बुला रहा है, ठीक है, और अंकेक्षक इसलिए नहीं जा रहा कहीं पे ऑडिटिंग करने की यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। अंकेक्षण वो जो अंकेक्षक है ऑडिटर, वो एक सकारात्मक सोच लेके जा रहा है कि मुझे जो सही स्थिति है उसके बारे में बताना है। वो गलत भी हो सकता है, वहां पे सही भी हो सकता है, ठीक है। पर जो जांच है उसकी प्रकृति नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि जांच इसलिए करवा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ घोटाला, कुछ गड़बड़ी है, इसलिए जांच की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। अब आगे हम देखेंगे। तो आई होप अंकेक्षण पर जांच आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये दोनों क्या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और इसके बाद है अंकेक्षण के कुछ आधारभूत प्रकार है। वैसे तो देखिए हमारे सिलेबस में सामान्य सा लिखा हुआ है कि अंकेक्षण का अर्थ और थोड़ा उद्देश्य और उसके बाद जो 3 टाइप की ऑडिट है वो बताई गई है। पर कई बार क्या होता है कि पूछ लेते हैं और हमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना कि मतलब सारे जो अंकेक्षण के प्रकार है उसको हम पढ़े। तो मैंने क्या किया, कुछ आधारभूत प्रकार बताए हैं अंकेक्षण के, ठीक है, नोट्स में। जैसे फर्स्ट है पूर्ण अंकेक्षण, जिसको पूर्ण अंकेक्षण में क्या होता है कि वह स्वरूप जिसमें समस्त लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाता है। यानी जो सारी जो अकाउंटिंग की जो बुक्स है, जो सारे रिकॉर्ड है, उनका हम अंकेक्षण करवा रहे हैं। आंशिक अंकेक्षण में क्या है कि हम किसी विशेष भाग का अगर ऑडिट करवा रहे हैं तो वो है आंशिक अंकेक्षण। उसके बाद है ऐच्छिक अंकेक्षण। ऐच्छिक में क्या होता है, ऐच्छिक का मतलब क्या होता है कि हम स्वेच्छा से करवा रहे हैं, ठीक है, कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। कई बार होता है कि मतलब जो अंकेक्षण करवाना, जो ऑडिटिंग होता है वो हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता, परंतु कई बार क्या होता है छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम ऑडिट करवाएं, ठीक है, तो ये क्या है ऐच्छिक अंकेक्षण। और वैधानिक अंकेक्षण में क्या होता है कि कंपल्सन होता है आप पे कि आपको अंकेक्षण करवाना ही है, अनिवार्यता है आप पे, अन्यथा दंड का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। वो जो भारत का जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनियों को ऑडिट करवानी पड़ेगी। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें सामान्य सा क्या देखना है, वैधानिक अंकेक्षण में क्या होता है कि वैधानिक अनिवार्यता वो होती है, अन्यथा दंड का भुगतान करना पड़ता है। तो ये हमने क्या देखा, अंकेक्षण के कुछ आधारभूत प्रकार देखे। अब आगे हम देखेंगे अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए जो ऑडिट करवाई जा रही है, ठीक है, व्यवसाय के स्वामियों द्वारा, व्यवसाय के जो प्रबंधक है, स्वामी है, वो ऑडिट करवा रहे हैं, अंकेक्षण करवा रहे हैं, तो वो किसी उद्देश्य के लिए करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो अंकेक्षण है, जो अंकेक्षक कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य हमने 3 टाइप के बताए हैं। पहला है
प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है। जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ठीक है। किसी भी जो ऑडिटर होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राय व प्रतिवेदन देना, ठीक है। किस पे देना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उस पे क्या देना, राय व प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट देना, वो उसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है अंकेक्षक का, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सहायक उद्देश्य होते हैं जिनको हमने क्या बोला, द्वितीयक उद्देश्य। उसमें क्या होता है, वो अशुद्धियों की खोज करता है, ठीक है। और क्या करता है, छल व कपट की खोज। छल व कपट मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, या फिर अशुद्धियां, यानी अकाउंट्स बनाते हुए, अकाउंट्स बनाने वाले कौन है, अकाउंटेंट है, उनसे कोई गलतियां हो सकती है, तो उसकी खोज करेगा और क्या करेगा, रोक करेगा। अब देखिए, जो छल व कपट है वो किस टाइप में हो सकते हैं, या तो केश का गबन, यानी भाई जो अकाउंटेंट या कोई काम करने वाले कर्मचारी है वो केश मतलब कैशियर वो गबन कर ले उसमें, या फिर माल का गबन, माल मतलब जो कर्मचारी काम कर रहे हो माल की चोरी कर ले, या फिर कोई अन्य संपत्ति है वो उठा के ले जाए, या फिर क्या है, कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, यानी जो बैलेंस शीट है, वित्तीय प्रतिवेदन क्या है, कपटपूर्ण, यानी बैलेंस शीट ही गलत बना दे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा शो कर दे जिससे बाहर के निवेशकों को लगे कि यार इस कंपनी की तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, तो ये क्या हो गया, कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन। तो अशुद्धियां, ठीक है, ये हो गए छल व कपट। अशुद्धियों की खोज व रोक, ठीक है, द्वितीय उद्देश्य में पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, दो टाइप की अशुद्धियां हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है, एक तो लिप्कीय। लिप्कीय मतलब जो अकाउंटेंट है वो लिख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं उसमें, या फिर सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक। अब इन दोनों को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए अशुद्धियां, जो ये अशुद्धियों की खोज में रोक वाला ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस एग्जाम में अगर पूछ ले, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या देखा हमने, प्राथमिक उद्देश्य में हमने ये देखा कि जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसकी वैधानिकता, पूर्णता और सत्यता की जांच। ये कीवर्ड आप ध्यान में रखिए, क्या क्या है, वैधानिकता, पूर्णता और सत्यता। इन तीनों के ऊपर क्या करेगा वो, उनकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद क्या करेगा, अपनी राय देगा, ठीक है। जांच कर अपनी राय, ओपिनियन देगा, कौन देगा, ऑडिटर देगा। किसको देगा, व्यवसाय के स्वामियों को। क्यों देगा, क्योंकि उससे मतलब जो कंपनी के जो हितधारक है, व्यवसाय का स्वामी है, जो निवेश करने वाले हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हर व्यक्ति चाहता है कि इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने पैसा लगा रखा है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या किया, ऑडिटिंग करवाई हमने। अब देखिए द्वितीयक उद्देश्य जो देख रहे थे हम, जिसमें अशुद्धियों की खोज व रोक और छल व कपट जो है इसकी रोक और खोज, ये हम देख रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अशुद्धियां हैं वो तीन टाइप की हो सकती है, ठीक है। अशुद्धियां कितने टाइप की हो सकती है, तीन टाइप की। कौन कौन सी हो सकती है, तो मैंने क्या बताया आपको, दो पहले बताया था अशुद्धियों वाले पॉइंट में, कि एक तो लिखकीय, भाई लिखने में, एंट्री करने में कुछ हो सकता है गलत, या फिर सैद्धांतिक। तो जो लिखकीय अशुद्धियां हैं उसके तीन टाइप हम देख रहे हैं। पहली है भूल संबंधी, ठीक है। तो भूल संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि मतलब जो अकाउंटेंट है जो काम कर रहा है, ठीक है, उसने वो लिखना ही भूल गया किसी एंट्री को, उसने लिखा ही नहीं किसी एंट्री को, तो वो क्या हो गई, भूल संबंधी। इसके बाद है लेखन संबंधी, ठीक है। तो लेखन संबंधी में क्या है, पूर्ण आंशिक रूप से अशुद्ध लेखा करना, यानी जैसे एक एग्जांपल देखिए कि 200 के बजाय 2000 लिखना। किसी कोई व्यय है, कोई खर्चा हुआ है, तो लिखना तो था 200 और वहां पे कितना लिख दिया, 2000, तो ये क्या हो गया, लेखन संबंधी। इसके बाद है टोटल गलत लगाना। टोटल सपोज करो यहाँ पे 10 लाख का टोटल लगाना था, उसने 20 लाख लगा दिया या फिर ज्यादा लगा दिया, तो ये क्या हो गई, लेखन संबंधी। पहली हो गई भूल संबंधी, जैसे कोई ट्रांजेक्शन था कि आज मैंने इतना परचेज किया या आज किसी से इतना माल खरीदा, वो लिखना ही भूल गया अकाउंटेंट, वो हो गई भूल संबंधी। और लेखन संबंधी में क्या हो गया कि जो गलत लिख दिया या गलत एंट्री कर दी, ठीक है, वो हो गया लेखन संबंधी। उसके बाद है क्षतिपूरक, ठीक है। क्षतिपूरक में क्या होता है कि जब एक गलती के प्रभाव, जब एक गलती किसी दूसरी गलती के प्रभाव को समाप्त कर देती है, ठीक है। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि राम का अकाउंट है, ठीक है, उसमें 200 रुपए करने थे कि राम, अगर सपोज कीजिए राम कोई हमारा क्रेडिटर है, उसको दिए तो 200, ठीक है,
और एक हमारा क्रेडिटर है, उसका नाम है मोहन, ठीक है, उसके अकाउंट में डालने थे हमें 2000 रुपए, ठीक है, राम के अकाउंट में डालने थे 200, हमने कर दिया रिवर्स, ठीक है, राम के अकाउंट में तो 2000 रुपए और इसमें मोहन के अकाउंट में 2000 के स्थान पे कितने कर दिए 200। अगर ऐसी गलती हो तो उसको क्या बोलते हैं क्षतिपूरक। क्या हुआ इस गलती में कि एक गलती के जो एक गलती है वो किसी दूसरी गलती के प्रभाव को क्या कर रही है, समाप्त कर रही है, ठीक है। तो ये हमने अशुद्धियां देखी। अब आगे देखेंगे सैद्धांतिक अशुद्धि। तो सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो कुछ जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग के, जो अंतरराष्ट्रीय मानक बताए गए हैं, इंडिया के जो आईसीआई है और भी जो अकाउंटिंग बोर्ड है उसके द्वारा कुछ जो मानक बताए गए हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग लेखांकन नहीं कर रहा है अकाउंटेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जब लेखांकन के सिद्धांतों की अवहेलना कर लेखा कार्य कर दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 10,000 रुपए का फर्नीचर व्यवसाय के लिए खरीदा और उसकी जो प्रविष्टि है, एंट्री है, वो क्रय खाते परचेज अकाउंट में कर दी, जबकि व्यवसाय का काम क्या है, साबुन बेचने का। अब देखिए व्यवसाय बेच तो रहा है साबुन और फर्नीचर लेके आए व्यवसाय के लिए, और उसको करना कहाँ पे चाहिए था, फर्नीचर के अकाउंट में, यानी संपत्ति का जो है उसमें करना चाहिए था, और उसको हमने कर दिया परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है, ठीक। तो इसको हमने क्या नाम दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो अंकेक्षण है उसके उद्देश्य देखे हमने। पहला देखा प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, राय व्यक्त करना। किस पे व्यक्त करना राय, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन पे। द्वितीय उद्देश्य में हमने देखे कि जो अशुद्धि है, छल कपट है, उनकी खोज करना और रोकना। और थर्ड में हम क्या देखेंगे कि जो विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में क्या है कि अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र क्या है, व्यापक है, जिसमें लागत अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण आदि कार्य किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अंकेक्षण को इसके अलावा भी कुछ अलग अलग वो कार्य दे दिए जाते हैं, वो क्या है, विशिष्ट उद्देश्य। अब आगे है जो अंकेक्षण है उसके लाभ व सीमाएं, कुछ गुण और दोष हम देखेंगे अंकेक्षण के। देखिए पहला देखिए, व्यापार की सही व वास्तविक जानकारी। इसका क्या लाभ है, अंकेक्षण, भाई हम एक पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, तो वो क्या देगा, वो काम करेगा अच्छे से, वो व्यापार की सही और वास्तविक जानकारी देगा या नहीं देगा। इसके बाद है लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार पर रोक। अब देखिए ऑडिटर जब आएगा तो आप भी जानते हैं कि जो अकाउंटेंट होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो ऑडिटर बार बार उनसे सवाल करेगा, बार बार उनसे पूछेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये एविडेंस चाहिए, ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही इस पे क्या करेगी, रोक लगेगी, ठीक है। उसके बाद है अशुद्धियों के गबन पर रोक। सीधी सी बात है कि जो अशुद्धियां और या जो गबन हो रहे हैं उन पे रोक होगी कि जब उनको पता चलेगा कि भाई ऑडिटर आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग करवाया जा सकता है, तो इस पे रोक लगेगी। कर्मचारियों पर क्या होगा, नैतिक दबाव बनेगा, ठीक है, नैतिक दबाव बनेगा तो कर्मचारी क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा है फर्म की ख्याति में वृद्धि। जो फर्म का जो गुडविल है उसमें वृद्धि होगी, कैसे, देखिए कोई भी फर्म होती है अगर वो ऑडिट नहीं करवाए, ठीक है, वो अगर ऑडिटिंग में अगर सही स्थिति अपने निवेशकों को नहीं बताए, अपने ग्राहकों को नहीं बताए, तो फिर उस कंपनी के शेयर या उस कंपनी का जो बाजार में जो भी मतलब गुडविल बोलते हैं वो कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आप खुद जानते हैं कोई भी कंपनी होती है जब अपने शेयर जारी करती है या अपने आप को लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो क्या करती है, वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको शो करती है, वो दिखाती है सारे निवेशकों को, सारे जो बाहर बाहर के जो हितधारक है उनको, कि भाई हमारी कंपनी की पोजीशन ऐसी है, ठीक है। अगर ऑडिटिंग होगी तो सबको फायदा होगा, ठीक है, सबको, निवेशकों को भी फायदा होगा, जो प्रबंधक है, स्वामी है, उनको भी फायदा होगा। तो ये क्या करती है, फर्म की गुडविल जो होती है, ख्याति, उसमें वृद्धि करती है। क्योंकि भाई ऑडिटिंग में क्या करवाया जा रहा है कि हम देखना तो ये चाह रहे हैं ना कि ये ट्रू एंड फेयर सारे जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो है या नहीं। ये बात अलग है कि जो आपने सत्यम घोटाले का नाम सुना होगा, सत्यम घोटाले में क्या हुआ, ठीक है, सही से ऑडिट ही तो नहीं कर पाए। तो ये बात अलग है कि वो फ्रॉड होता है, पर हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली हम यही पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, अच्छे से काम होता है। उसके बाद देखिए सीमाएं क्या है, 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है, ठीक है। कैसे भाई 100% शुद्धता की गारंटी क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, वो कुछ जैसे एविडेंस के रूप में कुछ प्रमाणित वाउचर्स को यूज में ले रहे हैं। वाउचर्स
का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए उसको मतलब वो अगर परचेज के वाउचर वो परचेज बुक देखेगा, ठीक है, वो पूछेगा कि यार ये माल खरीदा है तो मुझे इसका बिल दिखाओ, ठीक है। अब वो बिल होता है, बिल में भी फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो जो उसको एविडेंस दिए जा रहे हैं, या ऑडिटर भी क्या करेगा, अपने जो कर्मचारी है उनको नियुक्त करेगा, खुद थोड़ी जाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सीए, वो भी क्या करेगा, अपने जो कर्मचारी है वो जाएंगे, उनसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई जो शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है इसमें, आंतरिक सूचनाओं पर निर्भरता, ठीक है, जो कंपनी के जो आंतरिक सूचनाएं उन पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी किसकी, ऑडिटर की, क्योंकि वो बार बार सवाल किससे करेगा, जो कंपनी के जो कर्मचारी है उनसे सवाल, तो उसकी एक निर्भरता बढ़ जाएगी। ऑडिट जब भी ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको देखते क्या होंगे, कर्मचारी ऐसे मुंह बनाने लगेंगे, ठीक है, कि यार ये आ गया, ठीक है, तो वो ज्यादा निर्भर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है अंकेक्षण। जो अंकेक्षक है ऑडिटर, वो केवल राय देता है, ठीक है, वो तो राय देगा, भाई काम तो जो है रोकने का काम है, या जो वहां पे इम्प्रूवमेंट का काम है वो कौन करेंगे, प्रबंधक करेंगे या स्वामी करेंगे, ऑडिटर केवल राय देता है, ये एक सीमा है। उसके बाद अंकेक्षण खर्चीली प्रक्रिया है, सीधा सा भाई एक पेशेवर व्यक्ति है वो क्या लेगा, पैसा लेगा, तो पेशेवर व्यक्ति जब पैसा लेगा तो ये ऑडिटिंग क्या है, खर्चीली, और ये क्या पूरे साल भर चलेगी, ठीक है, तो इसलिए है। इसके बाद है विशिष्ट समय सीमा के कारण अपर्याप्त समय से अंकेक्षण प्रभावित होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को बोल दिया कि यार हमें जो साल का ईयर एंड है और हमें ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, हमें इतने टाइम में ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, तो वो उसके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जो अंकेक्षण है वो उसका जो कार्य है वो प्रभावित होगा, ठीक है। ये हमने ऑडिटिंग की सीमाएं देखी। अब आगे हम देखेंगे अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया कि जो भारत में अंकेक्षण की जो नियामक संस्था है वो कौन है, आईसीएआई, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, वो क्या है, नियामक संस्था। तो अब देखिए आईसीएआई ने क्या किया है, अंकेक्षण के लिए कुछ मानक तय किए, कुछ स्टैंडर्ड तय किए, जिनका नाम है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो उन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में एक ऐसे 200 आता है, ठीक है, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ते हैं उस टाइप से समझिए। ऐसे 200 क्या है, आईसीआई द्वारा जो आधारभूत सिद्धांत बताएंगे उनमें ऐसे 200 है, उसमें बताया गया है कि अंकेक्षण के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो अंकेक्षण के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत होते हैं, पहला है सत्यनिष्ठा, ठीक है, वस्तुनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए अंकेक्षक, और गोपनीयता यानी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो अंकेक्षक है वो भाई जब प्रबंधक होगा या जो स्वामी होगा उसको अंकेक्षण क्या करेगा, एक अपनी रिपोर्ट देगा कि ये आपकी रिपोर्ट है, अब उसको ये थोड़ी अधिकार है कि वो पब्लिकली कर ले। ये बात की बात है कि जो स्वामी होंगे वो अपने निवेशकों के लिए उस पब्लिक जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करे, पर अंकेक्षक का थोड़ी ये काम है कि वो जो सूचना है उसको लीक कर दे। तो यहाँ पे गोपनीयता भी एक सिद्धांत है। इसके अलावा क्या है, चातुर्य एवं दक्षता, यानी उसमें एफिशिएंट होना चाहिए वो काम करने में। फिर है अंकेक्षण साक्ष्य, जो एविडेंस है, ठीक है, उसके आधार पे उसको ऑडिटिंग करना है। ऐसे नहीं कि वो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में और पूछा कि आपने अच्छा ये परचेज किया, ठीक है मैं मान लेता हूँ, उसको एविडेंस के जो साक्ष्य जो ऑडिटिंग के जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने चाहिए, उनके उसके आधार पे उसको ऑडिटिंग करना चाहिए। फिर है अंकेक्षण निष्कर्ष व प्रतिवेदन, रिपोर्ट है उसके बारे में बताया गया। फिर है पेशेवर उत्तरदायित्व का पालन, यानी उसको अपना जो प्रोफेशनलिज्म है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अपनी मनमानी कर ले या वो किसी को धमकाए, तो उसको पेशेवर उत्तरदायित्व का भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत किस में बताए हैं, आईसीआई ने ऐसे 200 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 में आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता, कीवर्ड को आप ध्यान में रखिए। चातुर्य एवं दक्ष होना चाहिए, अंकेक्षण साक्ष्य उस पर आधारित होना चाहिए ऑडिटिंग, और अंकेक्षण निष्कर्ष और प्रतिवेदन रिपोर्ट। उसके बाद पेशेवर जो उत्तरदायित्व है उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आगे हमारा टॉपिक है कुशलता, निपुणता या दक्षता अंकेक्षण, एफिशिएंसी ऑडिट। देखिए एफिशिएंसी ऑडिट पढ़ने से पहले आप एक घर में बेसिक एग्जांपल देखिए। आपको भी होता होगा जब आप छुट्टियों में घर जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो मम्मी है हमारी, ठीक है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में खाना बना देती है, ठीक है, और अच्छा खाना भी बनता है वो। उसी प्रकार से आप कई बार बोलते हो कि मम्मी आज मुझे खाना बनाना है, फिर मम्मी बोलती है ठीक है तुम बनाओ खाना, आप बोलते हो मुझे ये चीज चाहिए,
मैं तो ये चीज मतलब यूज करता हूँ खाना बनाने में, मुझे ये मसाला चाहिए, मुझे तो क्रीम भी डालना है, मुझे ये भी डालना है, वो भी डालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि आप खूब सारे रिसोर्सेज की डिमांड करते हो, फिर आप खाना बनाते हो। नो डाउट खाना अच्छा बना होगा, पर मम्मी क्या बोलेगी कि तूने पूरी किचन है उसका सत्यानाश कर दिया, और तूने क्या किया, जो रिसोर्सेज है उनको भी वेस्ट किया। तो अब आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज सोच के देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, रिसोर्सेज। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाने पे ही ज्यादा जोर देने लग जाए कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ानी है, मुझे मेरे जो संसाधन है उसका किस टाइप से यूज हो रहा है मुझे उससे कोई नहीं लेना देना, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अब इस चीज की अगर हम चेक करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो जो उत्पादकता जो बढ़ी है फर्म की, वो उसके जो संसाधन है उसका जो उसका संसाधन है उसको यूज करने के बाद, अच्छे से यूज करने के बाद उत्पादकता में कितना परिवर्तन आया है। तो ये सब चीज कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे हम एफिशिएंसी ऑडिट में। आपने घर का एक एग्जांपल देखा कि खाना तो अच्छा बन गया, पर हमने रिसोर्सेज का सत्यानाश कर दिया, हमने खुद किचन का भी सत्यानाश किया और संसाधनों का भी सत्यानाश किया। अब देखिए दक्षता अंकेक्षण में क्या होता है कि दक्षता अंकेक्षण को प्रबंधकीय अंकेक्षण कहते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो इसका एक नाम है, क्यों है वो आगे आप देखेंगे कि कुशलता अंकेक्षण व्यवसायिक, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में के द्वारा दक्ष और प्रभावी उपयोग को संदर्भित करता है। कौन से, किसके दक्ष और प्रभावी उपयोग को, संसाधनों के दक्ष और प्रभावी उपयोग को। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास चाहे वो सरकारी हो, चाहे व्यवसायिक हो या गैर सरकारी हो, एनजीओ हो, ठीक है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संसाधन होते हैं, वित्तीय संसाधन भी होते हैं, मानवीय संसाधन भी होते हैं, उसका अगर दक्ष और प्रभावी उपयोग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी जब जांच करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एफिशिएंसी ऑडिट, कुशलता अंकेक्षण। कीवर्ड आप ध्यान में रखिए, संसाधनों का क्या हो रहा है यहाँ पे, दक्ष और प्रभावी उपयोग, ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षता अंकेक्षण द्वारा इस बात की जांच करता है कि संगठन की उत्पादकता का स्तर, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी, उसका स्तर, संसाधनों के इष्टतम उपयोग यानी जो रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, अच्छे से रिसोर्सेज का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, के कारण किस स्तर तक बढ़ा है, यानी प्रोडक्शन है वो संसाधनों के अच्छे से उपयोग के कारण किस स्तर तक बढ़ा है। हमें संसाधनों का अगर अच्छे से यूज में ले लिया और फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इस चीज की चेक कौन करेगा, जांच कौन करेगा, कुशलता अंकेक्षण, ठीक है। अब देखिए जो हमारे जो एक वो क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से संसाधन होते हैं, ठीक है, मानवीय संसाधन हो सकते हैं। मानवीय संसाधन में क्या, जैसे ठीक है ह्यूमन रिसोर्स है, जो कर्मचारी है, मैन पावर है, वो वित्तीय संसाधन है, ठीक है, कि व्यवसाय की पूंजी होती है, निवेश होता है, निवेश का स्तर होता है, यानी व्यवसाय के पास जो लाभ है उसके अलावा भी कुछ पूंजी है जिसको वो निवेश कर सकता है आय और अधिक आय कमाने के लिए। इसके अलावा भौतिक और अभौतिक संसाधन, उसके एसेट्स है, ठीक है, व्यवसाय के गुडविल है, गुडविल का भी वो यूज लेगा व्यवसाय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ठीक है। तो भौतिक और अभौतिक संसाधन, तो इसका उपयोग करके, ठीक है, इन संसाधनों का उपयोग कर क्या करेगा वो, उत्पादकता का स्तर बढ़ाएगा, ठीक है। अब इन सारी चीजों की चेक कौन करेगा कि भाई जो योर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनकी जांच ही कौन करेगा, कुशलता अंकेक्षण में किया, वो ऑडिटर क्या करेगा, कुशलता अंकेक्षण के द्वारा इनकी चेक करेगा। तो आई होप आपको ये एफिशिएंसी जो ऑडिट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे है निष्पादन या निष्पत्ति अंकेक्षण, इसका नाम है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है, देखिए कि निष्पादन अंकेक्षण के अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि किसी संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य किस स्तर तक पूरे हुए हैं, यानी संगठन ने वही लक्ष्य निर्धारित किए कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट कमाना है, हमें इस साल इस चीज में ये चीज करनी है, तो वो लक्ष्य वो किस स्तर तक प्राप्त हुए हैं, इस चीज की चेकिंग किसके द्वारा की जाएगी, परफॉर्मेंस ऑडिट के द्वारा। नाम से ही है कि परफॉर्म कितना किया कंपनी ने। अब देखिए इस प्रकार के अंकेक्षण में वांछित एवं वास्तविक लक्ष्य, ठीक है, वांछित लक्ष्य कौन से, डिजायर्ड, ठीक है, कि हमें इतना लक्ष्य प्राप्त करना था, ठीक है, ये हो गए वांछित लक्ष्य। एक हो गए वास्तविक लक्ष्य, ठीक है,
तो वांछित व वास्तविक लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसमें कंपेयर किया जाता है। निष्पादन अंकेक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है भाई, हर जगह काम आता है निष्पादन अंकेक्षण, चाहे सरकारी संगठन देख लीजिए, चाहे व्यवसायिक संगठन देख लीजिए, कोई एनजीओ देख लीजिए, या फिर आप सरकार की नीतियां देख लीजिए, सरकार की योजनाएं देख लीजिए। सरकार कोई भी योजना बनाती है तो सरकार देखती है ना कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कैसी परफॉर्मेंस रही, तो जब ऑडिट करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, ठीक है। तो निष्पादन अंकेक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत निजी संगठन, व्यवसायिक उपक्रम, सरकारी उपक्रम, सरकार की प्रशासनिक गतिविधियां जिसमें नीति निर्माण, क्रियान्वयन आदि शामिल है, ठीक है, इसको सम्मिलित किया जाता है। निष्पादन अंकेक्षण आपने देखा। तो अब देखिए निष्पादन अंकेक्षण में हम क्या चेक करेंगे कि एक तो किया जाएगा कार्य क्षमता का परीक्षण, ठीक है, कार्य क्षमता का परीक्षण किया जाएगा कि सपोज कीजिए कोई सरकारी योजना है, हम इसको इस संदर्भ में लेते हैं कि कोई भी सरकारी योजना है, ठीक है, उसमें जो बजट है, ठीक है, और जो निर्धारित समयावधि और बजट है उसकी जांच होगी कि वो क्या है, कार्य क्षमता उसकी कैसी है, ठीक है। एक है मितव्ययता का परीक्षण। मितव्ययता का परीक्षण का मतलब है कि जो लागत है, ठीक है, उसका निर्धारण सही है या नहीं, इस बात पे क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। मतलब इकोनॉमिक होनी चाहिए वो, कम लागत में, या फिर अगर योजना का आकार बड़ा है तो उसका एक मतलब मितव्ययता की जांच की जाएगी कि लागत अगर ज्यादा भी निर्धारित की है तो क्यों की है, ठीक है। उसके अलावा है प्रभावशीलता का परीक्षण। प्रभावशीलता का परीक्षण इसमें क्या होगा कि करदाताओं के पैसे का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, ठीक है, लाभार्थियों तक योजनाओं का प्रभाव किस स्तर तक है, इस बात की जांच। भाई प्रभाव, कोई भी योजना है उसका प्रभाव क्या मतलब लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये इसमें इस ऑडिट में चेक किया जाएगा। तो तीन कीवर्ड हमारे सामने है, कौन से, एक तो हो गया एफिशिएंट, ठीक है, कार्य क्षमता चेक करेंगे, इकोनॉमिक यानी मितव्ययी है या नहीं, और एक है इफेक्टिव यानी जो इस बात की जांच करें कि प्रभावपूर्ण है या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे सोशल ऑडिट, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण। अब देखिए सोशल ऑडिट वैसे तो दो फॉर्म में इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। हमने सामाजिक लेखांकन पढ़ा कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करो, ठीक है। तो सामाजिक जो अंकेक्षण है उस संदर्भ में पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा सा जो सामाजिक अंकेक्षण है इसका जो प्रशासन में अगर थोड़ा सा उपयोग देखें तो हम इसको इस रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सामाजिक अंकेक्षण में क्या होता है कि सामाजिक अंकेक्षण किसी संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, रिपोर्ट देने और अंततः सुधार करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए आप सामान्य शब्दों में देखिए, आजकल सामाजिक अंकेक्षण इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो चुका है, आप इसको जगह जगह देखेंगे। देखिए हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, हमारे जो नगर निकाय देख लीजिए या सरकार में देख लीजिए, सरकार क्या फोकस करना चाह रही है कि जो हम स्कीम चला रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लाभार्थियों तक अच्छे से पहुंचे, ठीक है। तो आज जो सामाजिक अंकेक्षण है इसकी अवधारणा बहुत तेज हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है, ठीक है। लोग आरटीआई के माध्यम से, ठीक है, सूचनाओं को निकलवा लेते हैं कि नाम कितना इस योजना में पैसा खर्च हुआ है, हमें रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अब इस सब की जांच करवाना सरकार का क्या हो गया, ड्यूटी बन गया, बहुत बड़ी ड्यूटी बन गई है। तो सामाजिक अंकेक्षण में क्या होता है कि कार्य जिस रूप में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम है जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में हुआ है या नहीं, इसकी जांच जब सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से समुदाय की सहभागिता व सहयोग के साथ की जाती है, तब वह सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। यानी सरकार क्या कर रही है, एक कोई पेशेवर व्यक्ति है, स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति है, उसके द्वारा ये चेक करवा रही है कि जो हमने हमारी जो योजना है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा जो कार्य है वो उस रूप में, जिस रूप में अलॉट हुआ है, जिस रूप में हमने तय किया है उस रूप में हुआ है या नहीं, जितना बजट हमने दिया है वो बजट लाभार्थियों तक पहुंचा है या नहीं, इस चीज की जांच किसके द्वारा की जा रही है। देखिए कीवर्ड देखिए, सामाजिक समुदाय की सहभागिता और उसके सहयोग के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो समाज है अगर वो थोड़ा जागरूक हो जाए, ठीक है, जैसे आप देखेंगे जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत में, जैसे छोटे अगर पंचायत स्तर पे देखिए स्थानीय स्वशासन में नागरिक है, वो अगर जागरूक हो जाए तो उनके सहभागिता के सहयोग से जब अंकेक्षण करेंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। वर्तमान में यह अवधारणा सुशासन के क्षेत्र में और अधिक प्रासंगिक हो चुकी है, ठीक है। भाई गुड गवर्नेंस चाहिए हमें,
तो गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामाजिक अंकेक्षण एक बहुत जरूरी अवधारणा बन चुकी है। तो सामाजिक अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हो गए, देखिए, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना। इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है परीक्षा में कि जो योजनाएं हैं उसका जो क्रियान्वयन है यानी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता हो, ठीक है। योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचे। भाई लक्ष्य क्या होता है किसी भी सरकार का, कि जो अंतिम से अंतिम जो व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचे, उस तक योजना पहुंचे, तो जन सामान्य तक उसकी पहुंच है वो भी पूरी करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह है। भाई जवाबदेह होंगे तभी तो क्या होगा, काम होगा। उत्तरदायी होने चाहिए, जवाबदेह होने चाहिए और पारदर्शी होने चाहिए सिस्टम, तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा। अब देखिए, सरकारी योजनाओं में लीकेज को रोकना, ठीक है, जो लीकेज होता है उसको रोका जाता है। भ्रष्टाचार व अनियमितता की निगरानी रखना, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट मैंने बनाए हैं, आप देखते ही आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद है स्थानीय स्थानीय जो लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र लिखा हुआ है, जो स्थानीय लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन है उसमें वृद्धि होगी। भाई स्थानीय जो स्वशासन है, जब जो सहभागिता होगी जन सामान्य की, तो इससे क्या होगा, स्थानीय लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आप देखिए कि सामाजिक अंकेक्षण है, बोलने में तो हमें लगता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर जब धरातल पे हम देखेंगे, ग्राउंड पे देखेंगे, तो कुछ चुनौतियां इसमें है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो देखेंगे। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सिर्फ औपचारिकता स्वरूप अंकेक्षण करना, यानी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, कागजों में कार्रवाई हो जाती है कि हाँ इस चीज का चेक हो गया, इस चीज की जांच हो गई, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये एक चुनौती है। इसके बाद क्या है, जन जागरूकता में कमी, ठीक है, सही बात है भाई। अशिक्षा, भाई जो ग्रामीण है वो अशिक्षित है, इतने जागरूक नहीं है, तो उसके कारण भी सामाजिक अंकेक्षण क्या है, पूरा नहीं हो पाता। और वैसे देखा जाए तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत जो है वो सौभाग्य से हमारे राजस्थान से ही हुई है। राजस्थान में शायद पाली के आसपास एक जगह वहां पे, और एक आंदोलन चला था कि मतलब एक जो एनजीओ है उसने एक आंदोलन चलाया, तो उसमें यही था कि जो ग्रामीण है जो वो अपनी पंचायतों को कैसे, मतलब वहां पे जो भ्रष्टाचार था, जो कमियां थी, तो उसको उजागर कर रहे हैं। तो जन जागरूकता में कमी और अशिक्षा भी इसका क्या है, इसके समक्ष एक चुनौतियां है। स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप हावी रहता है, ठीक है भाई, सही बात है, गाँव में सरपंच होते हैं, ठीक है। आजकल देखा है हमने स्थानीय जो स्वशासन होता है उसमें भी क्या हो गया है, पार्टीकरण हो गया, मतलब जो पार्टी है वो पार्टी की जो विचारधारा है वो हावी हो गई है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ये हावी रहते हैं, यहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं, और जो जन सामान्य नागरिक होते हैं उनके कामों में क्या करते हैं, ये जो नेता होते हैं वो थोड़ा दखल अंदाजी करते हैं। इसके बाद क्या है, अनुपालन न करने पर कोई निश्चित कानूनी प्रक्रिया का वो निर्धारित नहीं की गई है। भाई सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य बना देना चाहिए, जैसे शायद मेघालय ने आई थिंक वो अनिवार्य कर दिया सामाजिक अंकेक्षण को, तो इसको अनिवार्य या फिर ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं बना देनी चाहिए कि भाई अगर सामाजिक अंकेक्षण नहीं होगा तो ये मतलब जुर्माना होगा, या फिर अधिकारियों के द्वारा मतलब इस टाइप से कुछ कानूनी बाध्यताएं उन पे बना देनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है, चुनौतियां है। आगे हम देखेंगे कि जो ये सामाजिक अंकेक्षण है इसको कैसे और कारगर या प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। कि सामाजिक अंकेक्षण की बात कर रहे हैं, हमने चुनौतियां देख ली कि सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है, हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इसको कारगर बनाने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो पहला कौन सा है, पहला है कि नीति निर्माण से पूर्व सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को आधार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी सामाजिक अंकेक्षण जब कर रहे हैं, ठीक है, चेकिंग हो रहा है, जांच हो रही है, तो उन आंकड़ों को भी जब हम बजट बनाए या नीति निर्माण किसी योजना का करें, तो उन आंकड़ों को आधार बनाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी इन आंकड़ों की। फिर सामाजिक अंकेक्षण की जरूरत क्या होगी, और ज्यादा होने लगेगी अगर इन आंकड़ों को हमने नीति निर्माण से पूर्व यूज किया तो। इसके बाद है जनता की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के क्रम में, जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया, विज्ञापन द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रचार प्रसार, मतलब जन सामान्य को जागरूक करो, प्रचार प्रसार करो कि भाई आप है ना, किसी भी कोई भी आपको शिकायत दिखे, कोई आपको घोटाला गबन दिखे, उसकी सूचना हमें दो, ठीक है, ऐसा सूचना तंत्र हम डेवलप करें। अनुपालन न करने पर
कानूनी कार्यवाही निर्धारित की जानी चाहिए। सही बात है कि भाई अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो कानूनी कार्यवाही निर्धारित करो। तो ये हमने क्या देखे, जो सामाजिक अंकेक्षण है उसको और अधिक कैसे प्रभावी बनाए उसके कुछ बिंदु देखे। अब आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण। अब हम देखेंगे सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित सार्वजनिक इकाइयों, उपक्रमों व वित्तीय, प्रशासनिक व अन्य कार्यों को मूल्यांकन व सत्यापन के लिए स्वतंत्र परीक्षण सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। देखिए गवर्नमेंट में भी क्या होता है, सरकारी भी क्या होती है, कंपनियां होती है। जैसे आपने सुना होगा इंडियन ऑयल, ठीक है, ये महारत्न, मिनीरत्न टाइप की जो कंपनीज होती है, ठीक है। सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में आपने सुना है। तो जब इनमें जब ऑडिट की जाएगी तो वो क्या होगा, सरकारी अंकेक्षण, ठीक है। अब देखिए भारत में सरकारी अंकेक्षण है वो लेखांकन व अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये एक विभाग है जिसके द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, केग होता है। जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक केग होते हैं, वो क्या होते हैं, इस विभाग के मुखिया होते हैं। और ये लेखांकन व अंकेक्षण विभाग है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, वो क्या किया जाता है, सरकारी अंकेक्षण, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि जो केग है, ठीक है, केग का एक अधिदेश है, उसमें ये बताया गया है कि कौन क्या क्या इसमें शामिल है सरकारी अंकेक्षण में। थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं हम कि केंद्र राज्य व यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो संचित निधियां हैं उनका अंकेक्षण होगा, ऑडिटिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि है, सार्वजनिक खाते हैं, ठीक है, सार्वजनिक जो खाते हैं उनसे जो संबंधित लेन देन हो रहे हैं उनका होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कंपनी अधिनियम के प्रावधान वाली सरकारी कंपनियां, ठीक है, जो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, ठीक है, इस तरह से जो सरकारी कंपनियां, गेल है, सेल है, ठीक है, उनका वो जो कंपनियां उनका अंकेक्षण होगा, ठीक है। अब सरकारी कंपनी क्या होती है, जिसमें क्या होता है 50% से अधिक पूंजी और प्रबंधन यानी नियंत्रण, ठीक है। 50% से ज्यादा जो पूंजी और नियंत्रण किसके पास है, अगर सरकार के पास है तो वो भी सरकारी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद है सरकारी विभाग, कार्यालय, रेलवे, डाक विभाग, संचार, ठीक है। जैसे रेलवे है, डाक विभाग, संचार विभाग है, आदि जो सरकारी विभाग, कार्यालय, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी वो स्थानीय निकाय, ठीक है। इन सब के बारे में कैग की जो एक सूचना अधिदेश उसमें बताया गया है कि इनका सरकारी अंकेक्षण होएगा, ठीक है। ये हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि जो कैग है, ठीक है, आप सबने पॉलिटी में ये वैसे कैग के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, और पॉलिटी में आप पढ़ भी लेते हैं कैग के बारे में कि जो संविधान का आर्टिकल कौन सा है 151, ठीक है। उसके तहत कैग क्या करता है कि जो अपनी रिपोर्ट होता है, जो उसने वो हर साल क्या करता है, एक रिपोर्ट होता है, वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को रख देता है। ये सब बातें आपने पॉलिटी में पढ़ ली है। और ऐसे ही क्या होता है, महालेखापाल होता है, राज्य में भी क्या होता है, एक जो केग की तरह यहाँ पे भी एक अंकेक्षक होता है, ठीक है। वो क्या करता है, रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है, राज्यपाल फिर राज्य विधानसभा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब आगे देखिए, सरकारी अंकेक्षण के 3 प्रकार होते हैं। व्यवहारिक अंकेक्षण, ठीक है, व्यवहारिक अंकेक्षण में क्या होता है कि जो सरकारी विभाग या उपक्रम है, ठीक है, उनकी आय और व्यय, ठीक है, और उसका औचित्य, उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। व्यवहारिक का मतलब है ट्रांजैक्शनल, ठीक है, ट्रांजैक्शनल ऑडिट। उसके बाद है निष्पत्ति अंकेक्षण। निष्पत्ति अंकेक्षण में क्या होता है कि सरकारी कार्यक्रम, नीतियां, वांछित व वास्तविक लक्ष्यों, संसाधनों के इष्टतम उपयोग का परीक्षण। हमने क्या देखा था, निष्पत्ति पीछे हमने पढ़ा था, जो परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ी थी उसमें हमने यही तो देखा था कि जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो सही तरीके से तो वो हमें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो संसाधन है उसका इष्टतम उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा। ये हमने सरकारी जब हम मतलब शासन प्रशासन के संदर्भ में जब इसको देखेंगे तो वो एक सरकारी अंकेक्षण का एक प्रकार हो जाएगा। उसके बाद है सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण। सरकारी कंपनियां हमने देखी कौन सी होती है, जिसमें 50% से ज्यादा पूंजी और नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। तो उसमें एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र जांच की जाएगी, तब क्या हो जाएगा, वो सरकारी अंकेक्षण, ठीक है। इस तरह से हमने ऑडिटिंग का जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑडिटिंग का अर्थ देखा था हमने, ऑडिटिंग की विशेषताएं,
ऑडिटिंग के बारे में हमने समझा, अंकेक्षण क्या होता है, हमने देखा अंकेक्षण अंकेक्षक कौन हो सकता है, ऑडिटर कौन हो सकता है, ऑडिटिंग की जो नियामक संस्था है वो हमने देखी। इसके अलावा हमने क्या देखा, ऑडिटिंग के उद्देश्य देखे, ऑडिटिंग के लाभ देखे हमने, और 3 टाइप की हमने ऑडिटिंग देखी, जो क्या बोलते हैं आपके परफॉर्मेंस ऑडिटिंग हमने ठीक है देखा, हमने सोशल ऑडिटिंग देखा, और हमने क्या देखा, सरकारी अंकेक्षण। आगे जो हमारे सिलेबस में है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग। इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब देखिए बजटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। बजटिंग आप सब ये जो टॉपिक है बजटिंग वाला, ये हमारे कहाँ कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में भी है पूरा बजट मैनेजमेंट, ठीक है। पब में भी ये टॉपिक कुछ कुछ आता है। तो बजट का ये टॉपिक है, हमें बजट जो बजट है उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट, और जो जीरो बेस्ड बजटिंग है उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सामान्य पढ़ना है। सिलेबस में लिखा हुआ है सामान्य जानकारी। तो आप क्या कि हम एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि यार इस नोट्स में भी एक्स्ट्रा चीजें ये हमें जितनी चीजें याद हो, जो कीवर्ड्स है, जो एकदम अच्छी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आ जाए जिसमें और कीवर्ड भी आ जाए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, वर्ड को देखना है। अब देखिए बजट क्या होता है, राजकोषीय नीति होती है सरकार की, सिंपल है। उसमें आर्थिक नीति का वह हिस्सा जो मुख्यतः सरकार के आय और व्यय से संबंधित होता है, बजट होता है, ये आपको सबको पता है। सरकार के जो विभिन्न स्रोत है उसके आय और व्यय क्या है, ठीक है, उसका निर्धारण बजट में किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को कि बजट क्या है, फ्रांसीसी शब्द है, किस जिसका अर्थ क्या होता है, ये बजट जो होता है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। और बजट में क्या होता है कि जो सरकार की जो प्राप्तियां होती है, एक राजस्व प्राप्ति और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। इसका क्या किया जाता है, एक तो होती है राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति, और वैसे ही क्या होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन सब का लेखा जोखा बजट में हम करते हैं। और बजट की जो ये प्रोसेस होती है उसको हम बजटिंग बोलते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से समझेंगे कि सरकार हर साल क्या करती है कि जो हम बजट देखते हैं सरकार का, उसमें सरकार ये निर्धारित करती है कि हमें इस योजना पे इतना व्यय करना है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है कि सरकार एक खर्च को आधार मानती है कि पिछले साल हमने इतना खर्च किया, इस साल हमें इतना खर्च करना है, ठीक है। तो उसमें सरकार खर्च की जो राशि होती है उसको ध्यान में रखती है, ठीक है। अब हम परफॉर्मेंस बजट में क्या देखेंगे, हम इस खर्चे को नहीं देखेंगे कि हमें खर्चा कितना करना है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता किस चीज की है कि जो खर्च का उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। खर्च का उद्देश्य क्या है, जैसे सामान्य जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक सपोज कीजिए कि जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है। अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है। अब जब बजट बनेगा, ठीक है, बजट का मतलब होता है आगामी वर्ष के लिए हम कुछ प्रावधान कर रहे हैं, कुछ राशि हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सरकार क्या चाहेगी, सरकार प्रशासनिक अधिकारी है जो विभाग है उनसे ये बोलेगी कि आप खर्च लीजिए, ठीक है, आप पर उसका उद्देश्य बताइए, ठीक है। फिर जब अगली साल जब बजट बनेगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार पूछेगी कि आप बताइए कि जो कितने अस्पताल आपने बनाए, ठीक है, आपने कितने जो मरीज है उनको मतलब सुविधाएं जो प्राप्त हुई, ठीक है, कितने लोग लाभान्वित इस चीज से हुए। तो हमने खर्च, जब हम परफॉर्मेंस बजट में क्या देखेंगे कि हम खर्च को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम खर्च के उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो खर्च का उद्देश्य है वो किस हद तक मतलब किस स्तर तक पूरा हो रहा है, ठीक है। तो निष्पादन बजट प्रणाली में क्या होता है कि यह तय किया जाता है कि क्या लक्ष्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम होते हैं वो बनाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रत्येक विभाग का लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। निष्पादन बजट में क्या होता है, एक तो क्या करना है, क्यों करना है और किस प्रकार प्राप्त करना है, ठीक है। हम जो जो भी बजट बनाएंगे जिस चीज के लिए, जिस योजना के लिए, तो 3 टाइप के सवाल हम करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, क्यों करना है और किस प्रकार प्राप्त करना है इस लक्ष्य को। इस टाइप के प्रश्न हमें प्राप्त होने चाहिए, तब निष्पादन बजट होता है वो अच्छा माना जाता है। अब देखिए निष्पादन बजटिंग, वो निष्पादन बजट में क्या होता है
थोड़े से कुछ फैक्ट देखेंगे इसके बारे में कि इस बजट प्रणाली का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, यूएसए में, ठीक है। पूर्व में इसे क्रियाशील बजट भी कहा जाता था और इस शब्द को प्रथम होवर आयोग द्वारा 1949 में उपयोग में लाया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे 1950 में लागू किया। कुछ शब्द है, फैक्ट है, जिसको आप आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इस प्रकार के बजट में खर्चे के बजाय खर्च के उद्देश्यों पे, मैंने आपको बताया कि खर्च के उद्देश्यों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है वित्तीय व भौतिक पक्षों का इसमें समायोजन होता है। प्रत्येक कार्यक्रम के निष्पादन या उत्पादन या वित्तीय पक्षों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्योन्मुखी एवं उद्देश्यपूर्ण प्रणाली पर आधारित होता है। भाई हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित किए हैं, खर्चों को हमने ध्यान में नहीं रखा। कार्यपालिका द्वारा, आगे है कार्यपालिका द्वारा धन की मांग, कार्यपालिका द्वारा धन की मांग में निहित उद्देश्य को यह बजटीय प्रणाली अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाती है। और भारत में जो निष्पादन बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, उसको प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर 1968 में, यहाँ पे आप लिख लेना 1968 है, प्रशासनिक जो सुधार आयोग है ARC, उसकी सिफारिश पर 1968 में लागू किया गया। ये हमने परफॉर्मेंस बजट में पढ़ा। आगे हम देखेंगे शून्य आधार बजट। फिर सीधा सा है, अगर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर बजट किस बात का। तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस के आधार पे हम जो खर्चे हैं उनको नहीं देखते हुए खर्च के उद्देश्यों को देखेंगे, तो वो परफॉर्मेंस बजट होगा। कीवर्ड को ध्यान रखिए कि सिर्फ क्या होता है, खर्च के बजाय खर्च के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। अब आगे देखिए शून्य आधार बजट, ठीक है, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग, ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट देखेंगे पहले, फिर हम समझेंगे। इस बजट का जनक अमेरिका के पीटर ए पायर को माना जाता है। 1978 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जिमी कार्टर द्वारा इसे अपनाया गया। इसे जिमी कार्टर बजट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि जो हमारे पास, हम क्या करते हैं कि एक परंपरागत बजट प्रणाली में क्या देखते हैं, देखिए कि हम लास्ट ईयर के डेटा देखते हैं कि लास्ट ईयर किसी स्कीम पे इतना हमने खर्च किया। और सामान्यतः हर सरकार क्या करती है, वो ये करती है कि लास्ट ईयर इतना खर्च हुआ, इस साल चलो 100 करोड़ खर्च हुआ किसी स्कीम पे, 110 करोड़ दे देते हैं आपको, ठीक है, या फिर 90 करोड़ दे देते हैं। कोई आधार नहीं होता कि ये राशि है वो किस आधार पे दी गई। आधार सिर्फ इतना होता है कि लास्ट ईयर इस योजना पे इतना खर्च हुआ। तो इससे क्या होता है कि सपोज किसी स्कीम पे इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है, फिर भी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, तो धन का दुरुपयोग भी होता है, संसाधनों का, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग क्या है, एक नई अवधारणा। इसमें क्या होता है कि आप ये मान लीजिए कि आपने आज तक जो भी स्कीम्स है उसमें 0 रुपए खर्च किए, ठीक है। जो सरकारी स्कीम बनाते वक्त क्या करेंगे, हम एक ऐसा देखेंगे कि आज तक कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, हमें नए से शुरुआत करनी है। हमें जो प्राथमिकताएं हैं उनको एक मतलब नया स्तर देना प्राथमिकताओं का, कि हमें क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं वो एक नए स्तर से निर्धारित करने हैं, एकदम जीरो से हमें स्टार्ट करना है। इसलिए इसका नाम क्या है, जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, देखिए एक इसको सामान्य एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज हमारे जो RS जो प्रीलिम्स के कट ऑफ है वो लास्ट ईयर मान लीजिए कि 100 मार्क्स रही, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहे कि यार मेरे को लास्ट ईयर इतनी रही थी और मैं ऐसे करता हूँ कि 20 मार्क्स ऊपर ले आऊंगा, 120 में मेरा प्री हो जाएगा या 110 में मेरा प्री इस बार हो जाएगा। अब तैयारी को क्या, अगर जीरो बेस बजटिंग देखेंगे तो क्या करेंगे कि हमें जीरो हो जाना है, एकदम शून्य हो जाना है। मुझे इस चीज की कोई मतलब परवाह नहीं रहनी चाहिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही। मुझे मेरे रिसोर्सेज को, मेरे जो संसाधन है उनको इस हिसाब से मैं यूज में लूं और मुझे मेरी तैयारी को इस हिसाब से अंजाम देना है कि मेरे 130 नंबर आए, ठीक है। मुझे लास्ट ईयर की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस जीरो बेस बजटिंग में सिर्फ यही है कि आप जो लास्ट ईयर के जो डेटा है, जो आधार है, उसको आप शून्य कर दीजिए और नए स्तर से आप क्या कीजिए, बजट जो है वो करिए। अब देखिए परंपरागत बजट प्रणाली में क्या होता था कि पिछले बजट के समंको यानी पिछले बजट के जो डेटा होते थे उनको आधार मानकर कुछ उसमें वृद्धि करके भावी बजट का निर्माण किया जाता था, ठीक है। ऐसा करने से नए बजट में पिछली अकुशलताएं संचित रूप से आगे बढ़ती रहती थी। सही बात है भाई, लास्ट ईयर के ही डेटा देखने लग गए हम
यदि पूर्व अवधियों में संसाधनों का अनावश्यक या अधिक आवंटन हुआ है तो यह निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहता है। अगर लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये चीज आगे फॉलो होती रहती है। ये कौन सा है? परंपरागत बजट प्रणाली में। अब इस प्रकार परंपरागत बजट प्रणाली परिचालन कुशलता को प्रोत्साहित नहीं करती, अपितु उच्च प्रबंधन के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। भाई सीधी सी बात है, फिर क्या देखेगी? चाहे यहाँ पे प्रबंधन की जगह आप सरकार को ले लीजिए, कठिनाइयां आएगी क्योंकि जो परिचालन कुशलता है वो प्रोत्साहित नहीं होगी। अब आगे देखिए कि शून्य आधार बजटन प्रणाली प्रबंधन को परंपरागत बजट प्रणाली की इन कमियों पर विजय पाने का रास्ता दिलवाती है। कैसे दिखलाती है ये? कि शून्य आधार बजटन प्रणाली में क्या होता है कि परंपरागत बजट प्रणाली की तरह पिछले समंकों को आधार नहीं माना जाता। प्रत्येक बजट का निर्माण शून्य को आधार मानकर किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बजट निर्माण पूर्व बजट या निष्पादनों को आधार माने बिना शून्य आधार बजट तैयार करना स्वच्छ पट्टी क्लीन स्लेट, यानी हमें एक क्लीन स्लेट। अब मैं इस बोर्ड को एकदम खाली कर दूं, ठीक है, मैं सोचूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो एक नए तरीके से पढ़ाऊं, ठीक है, तो शायद मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं उस चीज को। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि जो पिछले साल के जो डेटा है उनको जीरो माना जाता है और नए से एक शुरुआत की जाती है, ठीक है। उसमें यही देखा जाता है कि जो हमारी प्राथमिकता है, क्या पता हमें इस बार लास्ट ईयर इस स्कीम पे हमने ऐसा किया और इस बार जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग में यही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में देखा। तो आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है ऑडिटिंग और जो बजटिंग के दोनों टाइप्स बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज उसके बाद हम मतलब जो हमारी ऑडिटिंग और ये अकाउंटिंग का सारा पोर्शन हो चुका है, आगे से हम मैनेजमेंट की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।